हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर 822 बीए को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे हम इसका कुछ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के पार्ट को। देखिए, पिछले बार हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक पिछले पार्ट में सारे 4 नंबर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन हल करके देख लिए थे। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है कि सिद्ध ये करना है कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या में प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले हम परमेय संख्या मान के चलेंगे। 2 + √2 को हम क्या मान के चलेंगे, एक परमेय संख्या मान के चलेंगे। एक परमेय संख्या मान लेते हैं, यानी कि 2 + √3 = आपने इसको क्या मान लिया, परमेय संख्या मान लिया। ये है आपकी एक परमेय संख्या। परमेय संख्या, अब परमेय संख्या किस टाइप की होती है, P/Q के रूप की होती है, यानी P/Q के रूप की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो P/Q के रूप की हो गई, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। अब देखिए, यहाँ पे √3 को यहाँ रोक रहने दीजिए और 2 को उठाकर ट्रांसफ़र कर दीजिए उधर को, इस 2 को इधर ले जाइए। तो क्या होगी वैल्यू, P/Q -2। देखिए, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर है, उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, तो हम उसके डिनोमिनेटर में एक छुपा रहता है। जैसे 2/1 कह सकते हैं, और 2/1 P/Q टाइप की संख्या हो गई, यानी अंश बटे हर के रूप की संख्या हो गई। अगर इसके नीचे अगर 1 मान लें, तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाने पर रिजल्ट क्या मिलता है, एक परमेय संख्या मिलती है। यानी कि परमेय संख्या, यानी P/Q भी क्या है, परमेय संख्या। और परमेय संख्या में से अगर परमेय संख्या हम घटाएंगे, परमेय संख्या में से अगर हम परमेय संख्या को माइनस करेंगे, तो रिजल्ट क्या रहता है, एक परमेय संख्या मिलती है। रिजल्ट रहता है परमेय संख्या। इस हिसाब से इधर की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आएगी, एक परमेय संख्या आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, एक परमेय संख्या, क्योंकि इसको घटाने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, परमेय संख्या मिलेगी। आगे देखिए, लेकिन अब हमको ये देखना है कि √3 क्या इसकी संख्या है। √3, देखिए √3 जिसका √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इसलिए कहते हैं कि इसका वर्गमूल निकालने पर वर्गमूल इसका पॉइंट में हमें मिलता है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू आती है 1.732 आती है, 732। जबकि हमको क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक मिलना चाहिए। यहाँ पूर्णांक ना मिलकर एक दशमलव के रूप में पूरी संख्या मिल रही है, 1.732 मिल रही है। इसलिए ये कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये संख्या क्या है आपकी, अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक दूसरे का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इस हिसाब से हम क्या मान के चले थे, इसको परमेय संख्या मान के चले थे इस पूरी को। तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक तरफ परमेय मिल रहा है, एक तरफ मिल रहा है अपरमेय। तो इस हिसाब से ये दोनों कभी परमेय और अपरमेय आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 2 + √3 क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 2 + √3 किस टाइप की संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या होगी। 2 + √3 आपकी कैसी संख्या हो गई, एक अपरमेय संख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इस
5वें का खा क्वेश्चन है, कॉस थीटा बराबर है 4/5, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हमको मान बताना है। कॉस थीटा की वैल्यू ये दे रखी है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। यानी कॉस थीटा बराबर आपको दे रखा है 4/5। ठीक है, इसमें हमें किस किस की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा की चाहिए, तो कॉस थीटा से अगर हम साइन थीटा, अगर बस त्रिभुज बना के भी निकाल सकते हैं हम। एक त्रिभुज बनाइए, इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये 90 डिग्री भुजा कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कौन सी होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना है 5, तो ये वाला वैल्यू कितनी हो गई 5। और आधार कौन सी भुजा होती है, लंब और कर्ण को छोड़ दें, जो साइड बचती है ये वाली भुजा आपकी क्या होगी, आधार कहलाएगी। ये वाली भुजा आपकी लंब है और ये वाली भुजा आधार, तो आधार का मान कितना है यहाँ पर 4 है। तो इसको निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम इस त्रिभुज को नाम दे दें एक ए बी और सी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन सी, ये साइड है आपकी, यानी कि आपकी साइड कौन सी है, ए सी स्क्वायर कर्ण है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग यानी ए बी स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, तो 5 का वर्ग, आधार कितना ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का वर्ग, और बी सी स्क्वायर हमको निकालना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस बी सी स्क्वायर, 16 को उधर ले जाइए ट्रांसफर करके, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। अब 25 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बराबर बी सी स्क्वायर। तो अगर इसकी रूट वैल्यू निकालना तो बी सी की वैल्यू आपकी आएगी 3। इस हिसाब से ये वाली जो साइड आपको मिली, ये साइड जो मिली आपको, ये 3 मिल गई आपको, ये साइड, ये वाली साइड आपको कितनी मिली 3 और ये 4 है। तो देखिए अब हमको चाहिए क्या, देखिए हमको एक तो चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने ये वाली साइड है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 साइन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा 3, आधार कौन सी भुजा है, लंब और कर्ण को छोड़ के जो साइड बचती है ये वाली साइड, ये आपकी आधार है, तो ये किसकी वैल्यू कितनी है 4। अब हमें साइन थीटा पता है, टेन थीटा पता है और कॉस थीटा पहले से पता है, तो हम अब इसकी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अब वैल्यू लगाते हैं हम, हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखें 3/5, 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखें कितनी है 4/5, 4/5। और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखें कितनी है 3/4, 3/10 स्क्वायर थीटा ना, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए 3/4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर इनकी गुणा कर लीजिए, 4 3 12 हो जाएंगे, और नीचे इनकी गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 16 और 25 का एलसीएम बताइए कितना बनना चाहिए, गुणा कर लीजिए, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 400 बन सकता है। ठीक है, 16 की इसमें गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 16 और 3 कितने हुए 19, 16 दूनी 32, ठीक, और 25 नैमा कितने होते हैं 225 होते हैं, इनको जोड़ लीजिए।
आंसर आ जाएगा आपको। देखिए 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। हाँ से लगा एक, और 1 और 1 2 और 2 4, 417/400 आएगा। कैंसिल हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है कुछ भी कैंसिल, तो इसी को हम क्या कह देंगे, आंसर बोल देंगे। 5 और 2 7, 2 और 9 2 11, 3 और 1 4। ठीक है, आंसर हो गया आपका 417/400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि बिंदु a,0 0,b 1,-1 सररेख हैं, तब हमें को सिद्ध करके ये लाना है 1/a - 1/b = 1 लाना है। तो ठीक है, कैसे है इसको अटेम्प्ट करना है हमको। देखिए जब सररेख का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए, एक ही लाइन पर होने चाहिए, ऐसे पॉइंटों को हम सररेख कहते हैं। अब ये कह रहे हैं यदि बिंदु ये तीनों सररेख हैं, सररेख हैं तो तीनों बिंदुओं से, जैसे ये पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और तीनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं, तो इससे कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको मान लेते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, a,0, पहला पॉइंट ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसको a कह देते हैं, इसको b, इसको कह देते हैं c। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, a,0, b के कोऑर्डिनेट 0,b और c के कोऑर्डिनेट 1,-1। सररेख हैं तो तीनों एक ही लाइन पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसको हम मान लें, इस वाले पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 बोल दें, और इसको बोल दें x3, y3। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब त्रिभुज ABC है तो ABC का क्षेत्रफल कह सकते हो, तो 1/2 रूट 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है आपका x1 y2 माइनस y3 और x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए x1 y1, ये वाली वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन सब की वैल्यू को यहाँ पर रखते जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा वैल्यू रख के देखते हैं क्या क्या आंसर रिजल्ट रहता है इसका। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अगर ABC सररेख है, सररेख है तो इसकी जगह तो हम 0 रख लें क्षेत्रफल की जगह, और 1/2 x1 हमारा a है यहाँ पर। अब y2 क्या है यहाँ पर, b, और y3 क्या है हमारे पास, -1 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1। अब x2 देखिए, x2 यहाँ पर 0 है तो पूरा फंक्शन 0 होने वाला है। अब देखिए y3 हमारा कितना है, -1 है, माइनस बीच में आता है, और y3 माइनस y1 क्या है, 0 है, प्लस x3 क्या है, 1 है,
y1 0 है और y2 b है, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। देखिए अब क्या क्या बचता है, ये 2 इधर जाने के बाद तो 0 के साथ में चला जाएगा 2 बराबर a b + 1 बचेगा। ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा ये वाला, तो इसको तो कोई मतलब नहीं लिखने को दोबारा। 1 की -b से गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के b हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इतनी वैल्यू बची, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास बचा ये तो पूरा हो गया 0, ये तो पूरा 0 हो गया, और ये बचा a की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ab + a - b, ठीक है, a - b। अब हम क्या करें, इन दोनों डिजिट को इधर ले आते हैं, इन दोनों को a - b को। अब a - b को इधर लाएंगे तो a नेगेटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव हो जाएगा, तो b - a बन जाएगा इधर आगे, और इधर ab, और ab से पूरी समीकरण को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो b/ab हो जाएगा -a/ab बराबर ab/ab। देखिए अब कट गया आपका, यहाँ b से b कैंसिल आउट हुआ, यहाँ a से a कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से ab से ab कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ देखिए क्या बचा, एक तो ऊपर बचा, नीचे a बचा, माइनस का चिन्ह, यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे b बचा, और यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस हिसाब से ये आपका प्रूफ हो गया, 1/a - 1/v = 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका गा भी कंप्लीट हो गया 5वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान, निम्नलिखित बारंबार सारणी से आपको किसका मान निकालना है, f का मान निकालना है यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। प्राप्तांक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, पूछा किया जा रहा है f का मान। तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी हमें, क्लास इंटरवल, ठीक है, x निकालना पड़ेगा, x मध्यमान को कहते हैं, f आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो और f गुणा x करना पड़ेगा। इतना काम हमें इसमें करना पड़ेगा। पहले इनको टेबल के रूप में लिख लेते हैं। ये कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 40 से 50 तक ही है वैल्यू। f की वैल्यू देखिए, f की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है। x निकालना है, x कैसे निकलेगा, x दोनों को जोड़ के इनका हाफ कर दीजिए, 0 + 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। जैसे यहाँ पे देखा क्या लिखा है, 0 लिखा है, और 0 + 10 इन दोनों का आधा कर दें, 0 और 10 कितना, 10 ही होगा टोटल, बटे 2, इनको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर 5 आ गया। अब ऐसे 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 का आधा कितना हो गया, 15 हो जाएगा। अब अगर देखिए 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा कितना हो गया, 35 हो जाएगा। और 40 और 50 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस हिसाब से आगे बढ़ते जाइए। अब f की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पर। f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, f की वैल्यू है 6, फिर f, फिर आपके है 6, फिर 10, फिर है 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x और f के वैल्यू की, 5 की 6 से 6 पंजे 30 हो जाएगा, 15 की f से 15f हो जाएगा।
और आपकी 25 छिक्का 150 हो गई, और 35 धाई 350 हो गया, और 45 5 की 55 25, 5 चौक 20 और 2 22 हो गया। अब टोटल भी करना है इसका हमें, दो लाइनों का। एक तो इसका टोटल करना है आपको, किसका, एफ एक्स का, तो ये सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा, और एक तो इसका करना है तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ। तो देखिए इसका टोटल करते हैं, एफ पहले लिख लिया मैंने, प्लस इसका कितना बनेगा भाई, 6 6 12, 12 5 17, 17 10 27, 6 6 12 10 22 5 27, यानी कि 27 हो गया, एफ प्लस 27। अब इसका देखिए टोटल इधर वाले का, 15 एफ पहले लिख लीजिए, प्लस कितना बचता है भाई, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा भाई। देखिए आप यहाँ पर 0 0 0 और 5, ये हो गया आपका 5, 5 और 2 7 और 5 12, 12 3 15 के 5, हासिल लगे 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, 755, 755 हो गया। 0 0 0 5, 3 और 5 8 और 5 13, 13 2 15 के 5, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स आपको मिल गया। अब हमें देखिए क्या चीज़ दे रखी है, एक्स बार, यानी समांतर माध्यम को दे रखा है, यानी कि एक्स बार हमको पता है कितना है, 25 है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 25, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 15 एफ प्लस 755 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू अभी निकाली एफ प्लस 27, एफ प्लस 27। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी गुणा, तिरछी गुणा करके इसको हल करते हैं, 15 एफ प्लस 27, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए अब इसको आगे अटेम्प्ट करते हैं, 25 की एफ से गुणा करेंगे तो 25 एफ हो जाएगा, और 25 की 27 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175 के 5, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितने हो जाएंगे, 67, बराबर 15 एफ प्लस 755, 755। अब देखिए 755 को इधर उठा लाइए, नहीं 15 एफ को इधर लाइए, 675 को उधर ले जाइए, तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675। अब इसमें से घटाएंगे तो 10 एफ बचेगा, ये 25 एफ में से 15 एफ घटाएंगे तो 10 एफ बचेगा। अब यहाँ कितना बचता है, देखिए 5 में से 5 गए 0, 15 में से 7 गए 8 बचेंगे, 8 ही बचेंगे, और 6 में से, ठीक है, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा 80 बटे 10, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, तो एफ की वैल्यू आपकी आती है निकल के 8, एफ की जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आई, 8 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपका, देखिए 5 में के सारे क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, 6 का देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको पढ़िए पहले समझिए। ये है एक लंबवृत्तीय बेलन
कि ठोस, ये कह रहा है आपका एक लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। बेलन है, उसके दोनों आधार और शिखर दोनों ही कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है और कुल ऊंचाई दे रखी है। इस टाइप का ठोस है, देखिए आप समझिए थोड़ा सा। ये बेलनाकार पार्ट है, ये नीचे ये बेलनाकार पार्ट है और इसके ऊपर नीचे एक अर्धगोले लगा दिए गए हैं, अर्धगोले ऊपर और नीचे। ये क्या है आपकी, इसका व्यास और इसकी ऊंचाई है बेलन की, और यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की ऊंचाई, ये अर्धगोले की ऊंचाई। टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है उन्होंने, 30 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है ये हाइट, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अर्धगोले की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और बेलन की ऊंचाई को एच बोला जाता है, और ये आर हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 30 सेंटीमीटर जो बनेगी ये आपकी एच प्लस आर बराबर आपका 30 सेंटीमीटर हुआ, यानी 2r प्लस एच बराबर आपका कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, 30 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। और बेलन का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो आर त्रिज्या हो जाएगी आपकी, आर बराबर व्यास अपॉन 2। तो आर कितना हो जाएगा, व्यास है आपका 14/2, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। इस हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, 2r प्लस 2 इंटू 2 इंटू आर की जगह पे, हाँ आर की जगह पे कितना रख दें हम, 7 प्लस एच बराबर आपका हो गया 30। 7 दूनी 14, 14 इधर घट जाएंगे 30 में से, तो आपका कितना हो जाएगा जी, 14 घटा दीजिए 30 में से, तो बचेगा आपका 16। 4 के 6, 2 में से गए 16 सेंटीमीटर, यानी ये एच आपकी 16 सेंटीमीटर आ गई। आर आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई, आर ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोले का पृष्ठ, ठीक है, 2 गुणा प्रत्येक अर्धगोले का पृष्ठ के बराबर होगा। तो एच पता है, आर पता है, इसी से हम काम करेंगे। देखिए, हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस किससे बनकर बना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ये होगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा प्रत्येक अर्धगोले का पृष्ठ, प्रत्येक अर्धगोले का पृष्ठ। ठीक है, ये होगा ठोस का, अब 2 पाई आर एच ऐसी रहने दो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, प्रत्येक अर्धगोले का क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का होगा 2 पाई
आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, कॉमन निकाल लीजिए। 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से तो बच गया एच, और यहाँ से एक तो 2 बचेगा और एक आर बचेगा, एच प्लस 2 आर। और अभी मैंने बताया था एच प्लस 2 आर क्या है आपका, पूरा 30 सेंटीमीटर है। देखो एच ये है, आर ये है, आर ये है, एच ये है, आर ये, दोनों को जोड़ेंगे तो एच प्लस 2 आर बनेगा। ये कितना है, पूरा 30 है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 7, और ये पूरा आपका कितना निकल के आता है, 30 निकल के आता है। 30, 7 से 7 काटिए, 22 दूनी 44, 44 तियाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 1320 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण प्रस्थ निकल कर आएगा। ठीक है, गुणा चेक कर लीजिए एक बार। 22 दूनी 44, 22 तियाँ 66 दूनी 66, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 एक 13, ठीक है 1320, ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंक अगर परस्पर बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या में ज्ञात करनी है। मान के चलते हैं संख्या में ढाई का अंक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ढाई का अंक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इकाई का अंक y मान लेते हैं। अंक क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। देखिए संख्या कैसे बनेगी, संख्या जो लिखी जाती है 10 गुणा ढाई का अंक ढाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो 10 गुणा ढाई, ढाई का अंक हमारा कितना x है, तो ये हो गई 10x। इकाई का अंक कितना है, y है, तो ये हो गई y, यानी संख्या आपकी हो गई 10x प्लस y। अब सवाल में क्या करें, संख्या के अंकों का योग, ये तो संख्या हो गई, संख्या के अंकों का योग, यानी अंक मतलब कौन से हैं, इकाई और ढाई, यानी अंकों का योग यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया, 9 है। ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो दूसरे के टर्म में, तो x का मान y की टर्म में निकाल लो या y का मान x की टर्म में निकालो। इसे इक्वेशन नंबर, इसे 1 कह दो, इसे कह दो 2। ठीक है, तो पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसको 1 बोल दे रहे हैं, और ये हो गया 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस x, इसको 2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया है, यानी इकाई की जगह ढाई का अंक पहुँचा दिया जाए और ढाई की जगह पे इकाई का अंक पहुँचा दिया जाए, तो नई संख्या जो बनेगी, नई संख्या जो बनेगी, नई संख्या क्या बनेगी, यानी कि आपकी नई संख्या क्या होगी, 10y प्लस x, और उसमें कितना, नई संख्या कितनी हो गई, 10y प्लस x हो गई। अब तुलना करिए इन दोनों की, नई संख्या दी गई संख्या से 27 ज़्यादा है, तो नई संख्या दी गई संख्या तो ये है, और नई संख्या ये है, उससे कितनी ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो नई संख्या, इधर लिख लिया नई संख्या, और इधर दी गई संख्या यानी मूल संख्या से कितनी अधिक है, 27, इसमें 27 जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या है, नई संख्या कितनी है, 10y प्लस x, 10y प्लस x है,
और मूल संख्या यानी कि 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई प्लस 27। ठीक है, अब देखिए x वाले टर्म, ये दोनों टर्म को उठा के इधर ले आइए। आपको 10y प्लस x तो था ही पहले, इधर इधर से माइनस के 10x हो जाएंगे, इधर आने पर माइनस के y हो जाएगा, बराबर रह जाएगा 27। 10y, अब x है, 10y में से एक y जाएगा तो 9y बचेगा, माइनस 10x में से एक x प्लस का जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर 27। 9 कॉमन लेके काट दीजिए तो यहाँ बचेगा y माइनस x बराबर 27। तो 9 से काटिए, 9 तियाँ 27, यानी y माइनस x बराबर बच गया आपका 3। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 3। इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं, 3 बोल देते हैं इसको समीकरण नंबर। अब देखिए समीकरण 2 से y का मान यहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 2 से y का मान 3 में रख देते हैं। y का मान ये है समीकरण 2 में और 3 ये है, इसमें रखते हैं। y की जगह रख देते हैं 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स यहाँ आ गया, y की जगह माइनस एक्स पहले से है, बराबर कितना है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। x और x जुड़ के कितने हो गए 2x माइनस के, और इस 9 को उधर ले जाइए तो 3 माइनस 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 6 काट देंगे, 2 तियाँ 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू को उठाकर 2 में रख दीजिए तो y की मिल जाएगी, तो y बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो गया। x और y मिल गए, x और y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में लगा दीजिए, समीकरण इसमें लगाए, समीकरण 1 में रखते हैं संख्या निकालने के लिए। x 3 है, y कितना है आपके पास 6 है, x 3 y 6। संख्या निकालनी है ना हमको, तो संख्या इसमें रखते हैं, संख्या बराबर x 3 y 6, x 3 y 6, 3 3 10 तियाँ 30 प्लस 6 कितना हो गया 36 हो जाएगी संख्या। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हो आप, संख्याओं के अंकों को बदल दीजिए, अंकों को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 की जगह कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी, और पहले वाली संख्या कितनी थी 36 थी, दोनों को अंतर करके देख लीजिए 27 बैठेगा, 13 में से 6 गए कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और यहाँ कितना रहेगा 5 यानी 27। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, यानी कि पहले तो ये 80 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर बैठी है, ये वृक्ष है, यहाँ पर कहीं चिड़िया बैठी है। ठीक है, और पृथ्वी तल पर कोई किसी बिंदु से, यह पृथ्वी है, यहाँ से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना बनना है 45 डिग्री का बनना है, ये एंगल बनना है 45 डिग्री का। ठीक है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, और 2 सेकंड बाद चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, यानी यहाँ से उड़ना शुरू करती है, लंबाई क्या रहती है समान रहती है, ऊंचाई वही रहती है, और उन्नयन कोण कितना हो जाता है 2 सेकंड बाद 30 अंश का हो जाता है।
एक सेकेंड। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है, क्षैतिज दिशा में यानी इस तरह से उड़ेगी, उड़ती है, पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से 30 डिग्री हो जाता है ना। एक सेकेंड रुक जाइए। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, तो ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर है जहाँ पर ये चिड़िया बैठी हुई है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45, ये बना दिया हमने, ये कितना है आपका? 45 डिग्री इस बिंदु से उन्नयन कोण। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि क्षैतिज दिशा में उड़ती है, मतलब ये आपकी ये इस दिशा में उड़ रही है, क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई समान रहती है। पृथ्वी तल से इसकी हाइट जो है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई समान रहती है, 2 सेकंड बाद, मैंने 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा? 2 सेकंड। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना समय लगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है उसी बिंदु पर। तो ये कोण कितना बदल के हो जाता है यहाँ पर? ये एंगल हो जाता है यहाँ पर इसका 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है 2 सेकंड बाद। चिड़िया के उड़ने की चाल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम ज्ञात कर लें, समय हमको पता है, तो चाल हम निकाल सकते हैं। मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये पॉइंट आपका डी है और ये ई पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में लेंगे, ये वाला ट्राइंगल आपका ए बी सी, इसमें लगाएंगे, इसे वाली साइड ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ABC कौन सा है? ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये B और C। ये एंगल है 45, 45 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और नीचे वाली भुजा आधार। 10 45 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 80 मीटर। आधार आप इसको x मान लें, y मान लें, x मान लेते हैं इसको y कह देते हैं, तो आधार x हो गया। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बराबर 80 बटे x। इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 मीटर। 80 मीटर ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, 80 मीटर। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, तो इसके लिए हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा? CDE ट्राइंगल लेंगे हम। CDE में, ठीक है, तो एंगल कितना बनना है इसमें? 30 डिग्री का। तो 10 30 लंब बटे आधार, तो लंब वाली यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि ED। आधार क्या है? बटे में पूरा C से लेकर D तक CD, ये 2 पार्ट में है। एक पहला पार्ट है CB और दूसरा BD। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ED कितनी होगी? जितनी AB होगी, क्योंकि 80 मीटर है, हाइट बराबर है दोनों की। इसको लिख देंगे x + y, 2 भाग में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 80 मीटर है। तो 1/√3 बराबर 80 बटे x की जगह पे 80 + y, तिरछी गुणा कर लेते हैं। 80 की इसमें 80 √3
बराबर 80 प्लस बाई। इस 80 को इधर ले जाइए तो क्या बचेगा आपका 80 √3 माइनस 80 बराबर बाई। 80 कॉमन ले लीजिए, 80 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर बाई। √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी सवाल में 1.732, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकल कर हो जाएगी 80, इसकी जगह लगा दोगे 1.732 माइनस 1, घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 गुणा 0.732, इनकी गुणा करते हैं 0, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56, 56 और 2 58, 0.3 के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 8 5 40 48 7 56 और 2 58, ठीक है, 8 3 24 और 1 25, 58 56 2 58, यानी कि 58.56 मीटर बाई की वैल्यू आई। लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए थी, हमें निकालनी है चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल। यहाँ से यहाँ तक जो उड़ी है चिड़िया, तो उसकी चाल निकालनी है यहाँ से यहाँ तक जो उड़ के गई है। चलिए, तो इसको क्या करना है हमको, टाइम पता है, दूरी पता चल गई, फॉर्मूला लगाते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी यहाँ पर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बाई, और समय कितना है 2 सेकंड का, ठीक है, मीटर। अब बाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 58.6 बटे 2, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6, यानी 29.3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। चिड़िया के उड़ने की चाल कितनी आई, 29.3 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा 3 घंटे में तय कर लेती है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या है। मान के चलो ये रेलगाड़ी जो जा रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी गई को जाना है, डिस्टेंस कि 63 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 63 किलोमीटर चली, तो इसकी चाल क्या रही होगी, औसत चाल x मान ली मैंने, तो इसकी रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी, ठीक है। A से B तक गई, और B से C तक, यानी 72 किलोमीटर की दूरी जो तय करी उसने, आगे की दूरी B से C तक की, उस पहले वाली चाल में 6 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, उसमें x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गई, ठीक है। तो और इसको जाने में कितना समय लगा, ये पूरी यात्रा को तय करने में उसको 3 घंटे टाइम लगता है। तो पहले यहाँ से A से B तक का टाइम देख लीजिए, A से B तक का समय कितना खर्च करा, T1 कह देते हैं इसको। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल।
दूरी क्या है आपकी यहाँ पर, दूरी यहाँ पर है आपकी 63 किलोमीटर की, क्यों ए से बी तक की दूरी कितनी तय करता है 63, और चाल कितनी x। इसी प्रकार बी से सी तक का टाइम देख लेते हैं, बी से सी तक का समय चेक कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं t2। दूरी 72 है और चाल x + 6 है, ठीक है। टोटल समय यानी दोनों को प्लस कर लीजिए, t1 + t2, t1 + t2 कितना लगता है 3 घंटे लेती है। तो t1 कितना है हमारे पास 63/x, t2 कितना है हमारे पास 72/x + 6 बराबर आपका 3 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसको हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं दोनों को। तो पहले 3 कॉमन ले लीजिए अंश में से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3/x, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12/x + 6 बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ तो बन रह जाएगा। यहाँ देखिए एलसीएम बनेगा इसका x × x + 6, तो x + 6 21 के साथ में जाएंगे, 21x और 21 छिक्का कितने हो जाएंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 प्लस ये हो जाएगा 24x, 24x बराबर 1। ये नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा गुणा में, देखिए अब क्या होगा, 21x और 24x मिला के कितने हुए, यहाँ पर कितना बचा आपका 1, 21 और 21 20 और 20 40 और 5 45, 45x हो जाएगा प्लस 126 बराबर ये x की x से गुणा हो गया x² प्लस 6x, ये सारे नंबर इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो x² + 6x - 45x - 126 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, x² 45 में से 6 जाएंगे तो 39x बचे जाएंगे - 126। अब 126 के ऐसे 2 टुकड़े बनाइए जिनका जोड़ने या घटाने पर आपको कितना बन जाता है 39। तो 126 के 2 टुकड़े आपको करने हैं, तो 126 को फैक्टर करके देख लीजिए, 2 छिक्का 12 और 2 तियाँ 6, फिर 2 से नहीं कर सकते 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब देखिए कितना बन सकता है, 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, 42 - 3, ठीक 42 में से 3 घटा देंगे 39 बच जाएगा। तो 42 - 3 इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे। तो देखिए x² माइनस के 42x प्लस के 3x - 126 बराबर 0। कॉमन लीजिए, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x - 42 प्लस के 3 कॉमन आ जाएगा, तो x 3 × 4 = 12, 3 तियाँ 3 दूनी 6, 42 बराबर 0। तो यानी 2 फैक्टर आपके आए x - 42 और x + 3 बराबर 0। अगर इनको बराबर रखेंगे तो x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 42 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -3। नेगेटिव वाला हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव वाला इसका लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 42। औसत चाल कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समीकरण का है, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, एक समीकरण आपके पास ये है 5/x-1 और दूसरी समीकरण आपके पास कितनी है 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3 है। दूसरी है 6/x-1 और 3/y-2 इक्वल टू 1 है। तो देखिए, आप नीचे देखेंगे तो दोनों में x-1 यहाँ पर भी दिख रहा है, x-1 यहाँ पर भी दिख रहा है, y-2 यहाँ पर दिख रहा है, तो y-2 यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी को हम मान लेते हैं कुछ। तो x-1 को हमने मान लिया a और y-2 को मान लिया हमने b मान लिया। तो इक्वेशन 1 के ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है आपकी 2 है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी 5/a, नहीं 1 करके मानते हैं इसको, ऐसा थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। हम मानेंगे यहाँ पर 1/x-1 को a मानते हैं, 1/y-2 को 1/y-2 को हम b मान लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी 5a प्लस 4b इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसको। और ये हो जाएगी 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब इसको हम बीजगुणन विधि, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, बीजगुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो a/v और 1 ठीक है। ये a वाली वैल्यू को छुपा लीजिए, तो यहाँ पर रहेगा 4 माइनस 3, b के कॉफिशिएंट क्या होंगे 4 और माइनस 3, और ये वाले कॉफिशिएंट को जब इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -3 और -1। इसी प्रकार इनको -3 -1 रिपीट होंगे। अब आप b को दबाएंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा 5 और 6, यानी 5 और 6 यहाँ पर रहेंगे। अब इसको दबाएंगे तो आपको कितना है 4 और -3 रहेगा, 4 और -3 रहेगा। यहाँ से इनकी गुणा करिए, माइनस ये गुणा माइनस ये गुणा माइनस ये। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। 4 -3 -3 -1 ठीक है, और ये आप दबा चुके हैं तो 5 6 तो 4 माइनस, ठीक है। तो a/, कितना बचेगा माइनस के 4 एकम 4, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9। ठीक है, b/, माइनस के 18 37 और प्लस के 5, 1/, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 15 और 6 चौक 24 माइनस के। इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए a/33 बचेगा यहाँ पर, a/, माइनस के 13 13 और b/18 में से 5 जाएंगे माइनस के 13 और 24 और 15 कितने जाएंगे 5 4 9 39, 1/, माइनस के 39। पहले a की वैल्यू को बराबर रखते हैं, तो a/, -13 इक्वल टू 1/, -39, माइनस से माइनस कटेगा, 13 3 39, 13 3 39। तो इस तरह से a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब इसी तरह b की निकालते हैं यहाँ पर, v/, -1/39, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 3 39। तो b की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/3 हो गई। अब आगे हल करते हैं सवाल को, जो हमने a माना था। तो a और b की वैल्यू 1/3 आई। अब इसको आगे अटेम्प्ट करते हैं।
अब देखिए यहाँ रख देते हैं ए और बी की वैल्यू को। ए और बी की वैल्यू को यहाँ रखते हैं। 1/x - a है और ए की जगह आया था हमारा 1/3। पलट दीजिए वैल्यू को, तो x - 1 बराबर हो जाएगा 3। 1 को इधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1, यानी कि x की वैल्यू हो गई 4। यहाँ से यहाँ देखिए 1/y - 2 1/y - 2 इक्वल टू बी की वैल्यू 1/3। पलट दीजिए तो y - 2 बराबर हो जाएगा 3। 2 को तो ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 + 2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ये इसका हल हो जाएगा। चेक करना चाहें आंसर को, इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं। x की जगह यहाँ देखिए 4 रखेंगे तो 4 में से 1 कम कर देंगे तो 5/3 यहाँ बनी वैल्यू, प्लस 4, नीचे y की वैल्यू 5, 5 - 2 है 3 बचेगा, तो 5 और 4 कितना हो गया 9/3। 3 से कटो, 3 × 3 = 9। आंसर कितना रहा 3। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन हो गए लगता है। हाँ, पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन की माइनर मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, उसको मैं करेक्ट करा देता हूँ। चलिए उन क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था तीसरे का घा। इसको देखिए, तीसरे का घा क्या कहता है। दो संख्याओं का योगफल 85 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। हमने बड़ी संख्या को क्या माना था, x मान लिया था। बड़ी संख्या हमने क्या मान के चले थे, बड़ी संख्या को हमने माना था x और छोटी संख्या को माना था हमने, छोटी संख्या को हमने y माना था, y। दोनों संख्याओं का योगफल यानी x + y बराबर हो गया आपका 85। इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। दूसरा क्या कंडीशन कह रही, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है आपकी x है, छोटी संख्या के 4 गुने पर, छोटी संख्या y है, y का 4 गुना करेंगे से 5 अधिक है तो 5 इसमें प्लस कर देंगे तो x के मान के बराबर हो जाएगी संख्या। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 हो गई। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए x की जगह पर, तो ये समीकरण हो जाएगी 4y + 5 + y इक्वल टू 85 हो जाएगी। 5 को इधर ले जाइए, y 4y और एक y मिला के हो गए 5y, और ये हो जाएगा 85 - 5। 85 में से 5 घटा देंगे तो 80 रह जाएगा, तो 5y बराबर 80। काटिए 5 से, 5 × 5 = 5 × 6 = 30, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो x की मिल जाएगी, तो x बराबर 4 × 16 + 5, तो 16 की गुणा कर लीजिए, 16 × 4 = 64 + 5 कितना हो गया 69, 69। अब देखिए x की वैल्यू 69 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 16। चेक करना है तो 69 और 16 को जोड़िए, 85 बैठना चाहिए, तो 69 + 16, 9 × 6 = 15, 7 और 1 8, 85 बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन और था जो माइनर मिस्टेक हो गई थी उसमें, उसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये था आपका 4 नंबर का घा। क्या क्वेश्चन है ये,
इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बिंदु ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक हमको 1, 4 देंगे। ये वृत्त है और इस वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास ए और बी, इसका सेंटर हम कह दे रहे हैं सी है या ओ मान लीजिए, सी कह दीजिए, जो चाहें आप कह सकते हैं इसे। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 2, -3 है और ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं निर्देशांक, ए के आप मान लीजिए a, b है और b के आपको दे रखे हैं 1, 4 दे रखे हैं। देखिए ए बी वृत्त का व्यास है और सी क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र व्यास का हमेशा क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है वृत्त का केंद्र। तो इस हिसाब से मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक का जो फॉर्मूला आपका बनता है वो होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, अब इसमें x1 y1 क्या होगा, यहाँ पर x1 y1, देखिए ए इसको कह देते हैं x1 ए को, इसको कहते हैं y1 a, b। इसी प्रकार इसको x2, इसे y2, और ये आपके मध्य बिंदु सी के निर्देशांक आपको दे ही रखे हैं। इसको लिखेंगे 2, -3, x1 आपका कितना a प्लस b की जगह पे कितना है 1 है बटे 2, y1 कितना है b और y2 कितना है 4 है, 4 + 4 बटे 2। अब कंपेयर करेंगे तो पहले वाले को पहले वाले के बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे और इसको इसके बराबर रखेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं, a + 1 बटे 2 बराबर 2, 2 को इधर ले जाइए तो a + 1 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 - 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार आप दूसरे को लिखिए, दूसरे को कंपेयर करिए, b + 4 बटे 2, b + 4 बटे 2 बराबर -3, इधर ले जाइए तो b बराबर हो जाएगा -6 और प्लस के 4 उधर जाके माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो b की वैल्यू हो जाएगी -10। इस हिसाब से जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे आपके 3, -10। क्या आएंगे, 3, -10। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।